भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, भारत ने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को झुकाया, एमईए ने दी जानकारी। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया साझा, जन सुनवाई कार्यक्रम के बारे में दी जानकारी, क्षेत्र की समस्या पर लोगों को मिलने की अनुमति। और बीजेपी ने एक्स पर साझा की जानकारी, कर्नल सोफिया कुरैशी की आधिकारिक बयान को किया साझा, पाकिस्तान सोशल मीडिया पर फैला रहा है झूठ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और सभी सशस्त्र बलों के प्रमुख शामिल हुए। पीएम मोदी ने सभी से बातचीत की और मौजूदा स्थिति पर उनकी प्रतिक्रिया भी ली है। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जो है अब हाई लेवल की मीटिंग करने वाले हैं और इस मीटिंग में रक्षा मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ सीडीएस जो है वो भी इस हाई लेवल की मीटिंग में शामिल होंगे। तो वहीं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और इस बीच भारतीय सेना ने जम्मू के पास एक पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लोगों को जन सुनवाई कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और बताया कि आज मैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में दोपहर 3 बजे शाम 5 बजे तक उपस्थित रहूंगा, यानी कि 3 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहूंगा और आप अपनी यह क्षेत्र की समस्या के निदान हेतु दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आकर मुझसे मिल सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा जारी आधिकारिक बयान को साझा करते हुए लिखा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान पर जवाबी हमले किए, जिसमें रफीकी, मुरीद, चकलाला और रहमार खान के पाक सैन्य ठिकानों पर सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से हमला किया गया और सियालकोट का एयरबेस भी टारगेट किया गया है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहा है और S-400 को नुकसान पहुंचाने वाले पाकिस्तानी दावे जो है वो झूठे हैं। हमारे किसी एयरबेस को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। भारत पाकिस्तान के सभी दावों को पूर्णतः खारिज करता है और कर्नल सोफिया कुरैशी ने दरअसल ये पूरी जानकारी जो है वो साझा की है। जवाबी हमले के टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमार खान, सुकू और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज।
भारतीय सेना की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। आपको बताते चले कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मिसाइल अटैक में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। लश्कर-ए-तैयबा का मुदस्सर खादियान उर्फ अबू जिंदाल और अबू अक्शा उर्फ खालिद को मार दिया गया है। साथ ही जैश-ए-मोहम्मद का हाफिज मोहम्मद, जमील मोहम्मद, यूसुफ अजहर और मोहम्मद हसन खान को भी मार गिरा दिया गया है। तो देखिए, कंधार हाईजैक कांड का आतंकी यूसुफ भी इस आतंकी हमले में आपको बताते चले कि ढेर हो चुका है। और देखिए, अबू अक्शा उर्फ खालिद जो है उसको भी हमारे भारतीय सेना ने मार गिराया है। और ये जो तमाम जो नाम हम आपको बता रहे हैं, ये जैश-ए-मोहम्मद गुट के ये आतंकवादी हैं जिसको भारत ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और देखिए, मोहम्मद हसन खान जो है वो भी इस अटैक में मारा गया है। और मुदस्सर खादियान उर्फ अबू जिंदाल जो है उसकी भी मौत हो गई है। अबू अक्शा उर्फ खालिद जो है उसकी भी मौत हो गई है। और ये जो तमाम आतंकवादी जो थे ये जैश-ए-मोहम्मद के गुट के थे। और देखिए, अब यहां पर पूरी तरह से जैश-ए-मोहम्मद के तमाम जो आतंकवादी जिनको पनाह देकर, जिनको ट्रेनिंग देकर यहां पर भेजा जाता था, अब यहां पर इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल होती हुई तमाम लश्कर-ए-तैयबा के जो गुट के ये आतंकवादी थे इनको पूरी तरह से अब नष्ट कर दिया गया है। और ये जो नाम आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका खात्मा हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर पर फैसला आपको बताते चले, जहां पर रक्षा मंत्री ने विशेष ब्रीफिंग जो है वो दी है। और क्या कुछ इस पूरे ब्रीफिंग में बताया है, चलिए आपको बताते हैं। With that, I hand over the floor to Commodore Nair. Good evening, ladies and gentlemen. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो
या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और भुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this briefing. Thank you very much. Chali.
तो वहीं आज देश में कैंसर जैसी बीमारी एक विकराल रूप लेती जा रही है और देश भर में आए दिन आ रहे कैंसर के मरीजों के आंकड़े हैरान और परेशान करने वाले हैं। आज के आधुनिक समय में लोगों की जीवन शैली, लोगों में जागरूकता की कमी और समय रहते बीमारी का ना समझ पाना और कभी कई ऐसे कारण सामने आए हैं जिससे आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कैंसर के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से दिल्ली के रोहिणी स्थित राजीव गांधी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से एक अभियान की शुरुआत की गई, जो विशेष तौर पर गर्दन और सर के कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेगा। राजीव गांधी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का नाम 2 मिनट एक्शन फॉर ऑरल कैंसर प्रोटेक्शन नाम दिया गया है और इस अभियान के जरिए राजीव गांधी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर के तमाम डॉक्टर्स कैंसर जैसी बीमारी के लक्षण और रोकथाम के बारे में बताया जाएगा। आप लोग मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोग ये बंद कमरे में ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम यही मैसेज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट से अगर ये मैसेज आ रहा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ दम है। तो ये हमें अनुरोध है कि आप लोग इसको अच्छे से प्रोजेक्ट करें और इसका मीनिंग निकालें। आज मैं इन्वाइट करूंगा डॉक्टर मनीष गेरवड़ा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, to say a few words on the advancements in radiation therapy in the field of head and neck cancer, क्या नई नई तकनीकें आई हैं। एंड सेकेंडली जो डॉक्टर जीवान ने भी कहा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्यूमर बोर्ड, हम लोग हर एक केस को डिस्कस करते हैं तो ट्यूमर बोर्ड कैसे कंडक्ट किया जाता है। डॉक्टर मनीष अगर आप। दीवान, डॉक्टर रावल एंड डॉक्टर मुजीब सर लोगों ने यही बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पेशेंट हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, तो और ज्यादातर इनको तीनों मोडेलिटीज जो मेन बेसिक मोडेलिटी सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, इनकी ज्यादातर वो सबको जरूरत पड़ती है। रेडिएशन थेरेपी जो है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हेड एंड नेक कैंसर में स्पेशली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत काफी जगहों पे रेडिएशन का यूज होता है। कभी जैसे सर्जरी नहीं हो पाई किसी पेशेंट में तो उसमें कहते हैं रेडिकल ट्रीटमेंट, सिर्फ रेडिएशन और कीमो के तरीके से इलाज किया जाता है। कभी बहुत सारे पेशेंट में सर्जरी के बाद भी रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारा एक हमारे पास सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें हमें शुरू से मालूम होता है इस पेशेंट को हम क्योर नहीं कर पाएंगे, तो उस पेशेंट में हम पैलिएटिव रेडियोथेरेपी देते हैं। पैलिएटिव माने कि हमको मालूम है पेशेंट ठीक नहीं होगा, लेकिन आइडिया ट्रीटमेंट का देने का यह है कि उसमें टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, उससे ट्रीटमेंट से पेशेंट की क्वालिटी ठीक होती है। तो इस तरीके का रेडिएशन होता है। एक चीज मैं बताऊं, रेडिएशन एक्सरे हम सबको मालूम है कि बहुत पहले, आज से करीब 125 साल पहले 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी और उसके 2 साल के बाद कैंसर का ट्रीटमेंट एक्सरे के द्वारा स्टार्ट हो गया था। मे बी समवेयर इन 1897 1898 में पहला पेशेंट ट्रीट हो गया था और तब से पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उस समय जब हम ट्रीट करते थे मिड 90s में या अर्ली 90s में तो पेशेंट ठीक नहीं होते थे रेडिएशन से, उस समय भी ठीक होते थे, बट रेडिएशन से रिलेटेड टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे उस समय रेडिएशन के। आपने सुना होगा पेशेंट का रेडिएशन मुंह वाला हेड एंड नेक का पेशेंट किया, पेशेंट ठीक हो गया, बट वो हमेशा बेचारा कंप्लेन करता रहता है कि मेरा मुंह में लार नहीं बनती, दांत झड़ के गिर रहे हैं, स्पीच खराब है, सॉलिड खाना नहीं खा पा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स होते थे। तो इसलिए उसी चीज को ध्यान में रखते हैं 90s में, अर्ली 90s और लेट 90s और 2000 अर्ली में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए इन द फील्ड ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक सबसे बड़ी एक टेक्निक आई जिसको हमारी भाषा में कहते हैं IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, जिसने सचमुच रेडिएशन को रिवोल्यूशनाइज कर दिया इन द फील्ड ऑफ हेड एंड नेक रेडिएशन। उससे क्या हुआ कि हम रेडिएशन को फोकस कर पाए और उसी के साथ साथ हम जो क्रिटिकल ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे लार की जो ग्रंथियां स्पेशली होती हैं, मैंडिबल होता है, नसें होती, नर्व्स होती हैं, इन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं रेडिएशन से। तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं आते, इफेक्ट पूरा आता है, लेकिन एट द सेम टाइम साइड इफेक्ट्स को हम बचा सकते हैं, जो कि जिसने सचमुच उसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया। और आज पेशेंट को हम ट्रीटमेंट के बाद जो पोस्ट ट्रीटमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत अच्छी दे पाते हैं। पेशेंट अपना नॉर्मल जो अपने नॉर्मल नौकरी में और सब में जाने में उनको बड़ी आसानी होती है, तो अदरवाइज ट्रीटमेंट रिलेटेड मॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा होती थी।
बहुत ज्यादा टेक्निक, जैसे सबने बताया, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं आजकल। अभी हमने अच्छा हेड एंड नेक के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है कि ठीक होने के बाद भी पहले 2 सालों में बहुत पेशेंट्स को बीमारी दोबारा आ जाती है, जिसको कहते हैं रिकरेंसेस। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 50% ऑफ द पेशेंट को रिकरेंसेस आ जाती है, दूसरी जगह बीमारी आ जाती है 15 से 20% लोगों को। तो उसके लिए भी बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जरी ऑफ कोर्स इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, जब कभी होता है, लेकिन सर्जरी अगर नहीं हो पाती तो हमें दोबारा रेडिएशन देना। तो री-रेडिएशन भी पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास टेक्निक्स बहुत अच्छी हो गई। अब अभी वेरी रिसेंटली हमने हॉस्पिटल ने मशीन का मतलब एक परचेज किया है जिसको कहते हैं साइबरनेट। उसके आने से हम लोग एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसको कहते हैं SBRT, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, उससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें बड़ा हाई डोज, वेरी प्रिसीजन, जैसे डॉक्टर देवान ने कहा, प्रिसीजन का बहुत हो गया जब से ये सब मशीनें आई हैं। तो इससे होने से ट्रीटमेंट, पेशेंट की ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ, रिजल्ट्स भी अच्छे हुए, एट द सेम टाइम पोस्ट ट्रीटमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हम लोग मेंटेन कर पाए। थैंक यू, यही मैं कहना चाहूँ। हेड एंड नेक कैंसर जो अभी अप्रैल मंथ था वो ओरल कैंसर मंथ था, जिसमें कि अवेयरनेस, बेसिकली ये टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर है, पहली बात तो ये। और दुख की बात ये है कि अगर आप दुनिया में देखिए, हमारे यहाँ देश में जो माउथ कैंसर है वो सबसे ज्यादा है। सो ये क्यों है? क्योंकि सबको पता है क्यों। तम्बाकू का सेवन, गुटखा, यही है। और प्रिवेंटेबल डिजीज, मतलब अगर आदमी नहीं खाएगा तो उसको ये चीजें नहीं। तो ये मैसेज जाना चाहिए पब्लिक को कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, तो ये आपको देना है कि ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साइन सिम्टम्स ये होते हैं कि जैसे कि अगर आपको तम्बाकू का सेवन कर रहा है, जो तम्बाकू का सेवन प्लस अल्कोहल भी करता है, आपका जो सुपारी होती है वो भी करता है, तो ये सब चीजें, पान, आप देखो हर जगह आप जाओगे, बस स्टेशन कहीं भी जाओगे, सबसे पहले टैक्सी वाला गुटखा खोल के मुंह डाले। तो दिस इज रूटीन हैबिट, बट ये नहीं मालूम लोगों को कि ये सब चीजें, और एड्स भी ऐसे ही आते हैं कि हाँ कुछ नहीं, खुशबूदार है, फ्लेवर है, चलो ले लो, कोई एलर्जी आता है, मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, बट ये चीजें मिथ है। इस बार का WHO का प्रोग्राम ये है, टोबैको अभी 31 मई को हमारा प्रोग्राम होता है, तो उसमें ये है कि ये सब चीजें मिथ को हटाया जाए, पब्लिक को पूरी तरह अवेयर किया जाए कि ये आप जहर कंज्यूम कर रहे हो, स्लो पॉइजन है, आगे जाके कैंसर होगा। अगर जो लेता है और जो छोड़ दिया वो भी रिस्क में रहता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? आप देखिए उसमें जो प्री कैंसरस चीजें होती हैं, इसमें अगर आप तभी रोकथाम कर लें अपनी और ट्रीटमेंट हो जाए तो आप उसमें भी आप बच सकते हो उससे। तो व्हाइट पैचेज होते हैं, लिपोप्लेकिया होता है, और जिसको व्हाइट पैच बोलते हैं, अगर आप उसका है तो आप दिखाइए, कहीं उसमें कैंसर तो नहीं है। अगर उसका है तो प्रिवेंशन कैन बी डन इन दैट। और आपका रेड पैचेज होते हैं, लिपोप्लेकिया, ये मेन कॉज ऑफ कैंसर अभी जो आपको मैसेज के लिए इट इज टोबैको, ठीक है। सेकेंड कॉज जो आता है, जो कि ओल्ड पेशेंट्स में होता है या फीमेल्स में ज्यादातर होता है, दैट इज आपका क्रॉनिक इरिटेशन, जिसके दांत टूटे हुए हैं, उनको भी वो सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं, वो चलते चलते वो भी कैंसर का रूप में रहता है। या ओल्ड पेशेंट हो जो डेंचर लगाते हैं, कई बार वो डेंचर लगाता है, ढीला हो चलता रहता है, नहीं आप कौन पैसे खर्च करे, डेंचर से पास पहुंच जाए, और वो धीरे धीरे ढीले होकर वो सूख जाते हैं, वही वहां कैंसर हो जाता है। तो कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन किसी भी फॉर्म का रहेगा तो वो भी कैंसर का रूप होता है। तो एनीथिंग, अगर कोई नॉन हीलिंग अल्सर आप किसी को भी दिखता है कि छाला है जो कि 2-3 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा है, तो तुरंत आगे दिखाएं, खासकर जो कि तंबाकू का सेवन या अल्कोहल का सेवन करते हैं, प्लीज कम एंड शो टू कैंसर सर्जन। एंड ये जरूरी है। आपके और भी हो सकते सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको कान में दर्द हो रहा है, तो जीभ कैंसर में कई बार कान का रेफर पेन होता है, जीभ में छाला हो जो कि नहीं ठीक हो रहा है, इसलिए डॉक्टर रजत ने बोला कि हम लोग एडवांस केस देते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं। इस कैंसर को ठीक तभी कर सकते हैं, या वी कैन गेट अ सक्सेस रेट ओनली इफ वी डिटेक्ट इट अर्ली। अर्ली केसेस करेंगे तो आपका क्योर रेट्स आर इन ट्यून ऑफ 80-90% है, और आपका वही एडवांस केस आ जाएंगे तो हमारा 40%, 30% ये क्योर रेट है, और उसमें सारा ट्रीटमेंट लगेगा एडवांस केस में। अर्ली में होगा एक ही ट्रीटमेंट, सर्जरी होगा ही काम करना, लेकिन अगर आप एडवांस केस में आओगे तो आपको कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी सब कुछ लगेगा। वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रिवेंशन इज द बेस्ट मोडालिटी फॉर ट्रीटमेंट, यही मैसेज हमारा जाना चाहिए। एडवांसमेंट है, रिकंस्ट्रक्शन, जैसे सर ने बताया, ये 3D रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं, लोग सर्जरी के लिए घबराते हैं कि मेरा चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, तो वो सब टेक्नोलॉजी अब है हमारे पास कि हम वी कैन प्रिवेंट दैट। लेकिन अगर बीमारी ही चमड़ी में आ गई तो हम क्या बचाएंगे? तो अगर छोटी बीमारी होगी तो हम डेफिनेटली बचा सकते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को बढ़ा सकते हैं। कोई स्कार के लिए परेशान होता है, स्कार के लिए वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं, रोबोटिक नेक डिसेक्शन है, ये सब टेक्नोलॉजी है, बट डिजीज अर्ली होनी चाहिए। अगर हमें एडवांस डिजीज मिलेगी तो हम क्या कर रहे हैं? तो मैसेज यही है आपके
दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि जो भी अगर कोई सेवन करता है उसको छोड़े, और ये मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस है निकोटीन, तो उसके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो टोबैको सस्टेन क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर है, वहां पे जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं उनकी सहायता लीजिए, साइकोलॉजी का लिए और चीजें जो ड्रग्स देते हैं वो, ताकि वो छोड़ पाए। बहुत जरूरी है कि लोग इस आदत से दूर भागें। डे और चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।